नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हमने मुख्य सेविका की जो आपकी वैकेंसी है इसके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली 25 जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके टेस्ट फॉर्मेट में है और हर आपके जो वीडियो है हर वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से ही आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में 20 जो पॉइंट हैं उस पूरे सिलेबस को धीरे धीरे करके 25-25 क्वेश्चन करके डेली वीडियो आएगी आपकी शाम को 5 बजे, उसके माध्यम से कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके 2 टेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, ये सीरीज का आज तीसरा टेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसके किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि संविधान के भाग 17 में, ठीक है, किस भाग में, संविधान का जो भाग 17 है इसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, देखिए आपसे अभी सिर्फ भाग पूछा है लेकिन आपसे अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि कहां से कहां तक जो आपके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में जो राजभाषा संबंधी प्रावधान है ये इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान कहाँ कहाँ पर है, ये है आपके भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, आंसर क्या है इसका, आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 17। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी कि भारत में ऐसी कितनी भाषाएं हैं जो क्या कहलाती हैं, शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं, उनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। 4, 5, 6 या 7। तो देखिए भारत में ऐसी 6 भाषाएं हैं। कितनी, भारत में जो 6 भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया, दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए आपको वो 6 जो भाषाएं हैं वो भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे ऑप्शन क्या करता है, कभी कभी आपको वो चारों मतलब 4 नाम दे देता है और आपसे पूछ लेता है इनमें से कौन सी राजभाषा में शास्त्रीय भाषा में शामिल है या इनमें से कौन सी शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो 6 भाषाएं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वो हैं आपकी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ठीक है, 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं, आपकी 6 भाषाएं हैं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश होने का एक संग्रह है। यह किसने कहा है। यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये किसका स्टेटमेंट है पूछ रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है किसने दिया है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है हेनरी मैन, IP देसाई, CB मेमोरी या इरावती कर्वे। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर सी, CB मेमोरी का। किसका स्टेटमेंट है, CB मेमोरी का। CB मेमोरी ने कहा था कि संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश होने का एक संग्रह है। किसने कहा था, मेमोरी ने कहा था। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि रक्त संबंधों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को कहा जाता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, यदि रक्त संबंधियों के केंद्र यानी कि जो परिवार का जो केंद्र है, ठीक है, वो पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ है तो परिणामी जो समूह है उसको क्या कहा जाएगा, विस्तृत परिवार, प्राथमिक परिवार, वैवाहिक परिवार या सजातीय परिवार। तो देखिए इस तरह का जो समूह होता है वो आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, सजातीय परिवार। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी, सजातीय परिवार कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। यानी कि इंटरकास्ट मैरिज का जो सर्वाधिक सामान्य नियम है वो कौन सा है, प्रजातीय वर्जन, वर्गगत वर्जन, अगम्यागमन वर्जन या जातिगत वर्जन। तो देखिए बहिर्विवाह का जो सबसे सामान्य नियम है ये कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, अगम्यागमन वर्जन। देखिए प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों पर कुछ विशेष व्यक्तियों से विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है,
ये चीजें आपको पता भी होंगी। देखिए, हिंदू विवाह में सगोत्र और सपिंड विवाह, बहिर्विवाह होते हैं। लगभग सभी समाजों में निकटाभिगमन, अगम्यागमन निषेध संभवतः बहिर्विवाह का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, देखिए जब आपको विवाह चैप्टर पढ़ाया गया था ना, आपकी जो मॉर्निंग में 11 बजे आपकी जो क्लासेस आती हैं उसमें आपके चैप्टर्स यानी कि आपकी जो थ्योरी पार्ट है वो भी कंप्लीट कराया जा रहा है। तो अगर आपको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, तो आप पहले वो क्लासेस देखिए, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए लगभग सभी समाजों में जो निकटाभिगमन है या आगम्यागमन निषेध है, ये संभवतः बहिर्विवाह का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम होता है। जैसे कि पिता पुत्री, माँ बेटा, भाई बहन के बीच विवाह संबंध विश्व के किसी समाज में नहीं है। ऐसा प्राथमिक नातेदारों के बीच यौन संबंध पर प्रतिबंध का निकटाभिगमन या आगम्यागमन निषेध कहते हैं इसको। ठीक है, और अगर आपको इन कीवर्ड्स का मतलब नहीं पता है तो पहले आप एक बार जाकर जो वीडियोस हैं उनको विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है किसका? सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का या औपचारिक नियंत्रण का? तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका नकारात्मक नियंत्रण का। किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। क्या? अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर देना, उसको जाति से निकाल देना, ये नकारात्मक नियंत्रण प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, आगे है किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? आप लोगों में से जिसने भी थ्योरी वाली क्लासेस देखी होंगी उनको इसका आंसर याद आ गया होगा। ठीक है, किसका है? एच.एल. मॉर्गन का, ए.एल. क्रोबर का, ई. वेस्टरमार्क का या इवांस प्रिचार्ड का? तो ये किसका है? तो देखिए, विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है। ये किसने कहा है? ये आपका जो कथन है ये है ई. वेस्टरमार्क का। ठीक है, वेस्टरमार्क का पूरा नाम था एडवर्ड एलेक्जेंडर वेस्टरमार्क। ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिए, या तो 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए या फिर इसके कहीं पर नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है किसका? अभ्रातृक बहुपति का, भ्रातृक बहुपति विवाह का, साली विवाह का या समकालिक साली विवाह का? किसका उदाहरण है? तो देखिए, अभ्रातृक विवाह क्या होता है? जब एक स्त्री बहुपति विवाह करे, यानी कि कई सारे पुरुषों से विवाह करे लेकिन उन पुरुषों का आपस में कोई संबंध ना हो, तो इसको कहते हैं अभ्रातृक बहुपति विवाह। भ्रातृक बहुपति विवाह क्या होता है कि एक स्त्री यदि बहुपति विवाह करे, यानी कि कई सारे पुरुषों से विवाह करे और वो जो पुरुष हैं वो आपस में भाई भाई हो या किसी तरह से संबंधी हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये भ्रातृक विवाह होता है। साली विवाह होता है कि अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह करना, क्या होता है? साली विवाह होता है। और समकालिक साली विवाह होता है, यानी कि मतलब अपनी साली से एक मतलब निश्चित समय पे विवाह करना। तो अब आपको आंसर ऑलरेडी पता चल गया होगा कि द्रौपदी का पांडवों से विवाह किसका उदाहरण है? तो द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है भ्रातृक बहुपति का, क्योंकि जो पांडव थे वो क्या थे? सारे आपस में क्या थे? भाई भाई थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, वर्तमान में भारत में जौनसार, बावर के खस तथा नीलगिरी के टोडा लोगों में यह प्रथा पाई जाती है। ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। कहीं पे आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भ्रातृक बहुपति विवाह की प्रथा जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो वर्तमान में भारत के जौनसार, बावर के खस, ठीक है, तथा नीलगिरी के टोडा लोगों में ये जो प्रथा है बहुपति विवाह की, भ्रातृक बहुपति विवाह की, ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या उपर्युक्त सभी? देखिए, द्रविड़ क्या है? जो आपका भारत का जो आपका साउदर्न एरिया है, ठीक है, यानी भारत का जो आपका दक्षिणी एरिया है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्रविड़। ठीक है, जो आपका द्रविड़ भाग है वो।
तो जो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, तो आपको पता होगा ये जो तमिल है ये भी साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में बोली जाती है, जो तेलुगु है ये भी दक्षिण भारत की भाषा है, और जो मलयालम है ये भी कहाँ की भाषा है, दक्षिण भारत की भाषा है। तो जो द्रविड़ भाषा परिवार है ये तीनों ही भाषाएं उसके अंतर्गत आती हैं, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। देखिए द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत ये तीनों तो आती हैं, इसके अलावा कन्नड़ भी आती है। ठीक है, कौन कौन सी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये जो 4 भाषाएं हैं ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा एक कौन सी है, यानी कि ये 3 तो है ही हैं, ठीक है, ये 3 तो है ही हैं, और इसके अलावा एक कौन सी आपकी आ जाती है, इसके अलावा एक आपकी आ जाती है कन्नड़। ठीक है, ये चारों किसकी हैं, ये चारों हैं द्रविड़ भाषा परिवार की। इसका सही आंसर क्या है, उपर्युक्त सभी, डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिंदू विवाह की प्रकृति है कैसी, संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक या सामाजिक। तो ये आप सभी को पता होगा, जो हमारा हिंदू विवाह है, हिंदुओं में जो विवाह होता है इसको एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। ये ना तो कोई संविदा है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई ऐसा नैतिक या मॉरल कार्य है, ना ये कोई सोशल कार्य इसको माना जाता है। ठीक है, ये क्या माना जाता है, हिंदुओं जो विवाह है इनको एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में जो 16 संस्कार होते हैं ये उन्हीं में से एक हिस्सा होता है, उन्हीं संस्कारों में से एक संस्कार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, धार्मिक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है, मुताह, फासिद, जिहर या बालित। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा, देखिए नहीं है पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा है, यानी कि कोई 3 जो है वो आपके मुस्लिम विवाह के स्वरूप हैं, कोई एक नहीं है। तो जो नहीं है वो कौन सा है, तो आपका ये देखिए मुताह भी है, फासिद भी है, बालिद भी है, लेकिन जो आपका जिहर है ये क्या है, ये मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है, बल्कि किसका स्वरूप है, ये मुस्लिम जो तलाक की प्रक्रिया होती है उसका स्वरूप है। ठीक है, देखिए जो मुस्लिम विवाह है ना इसके 4 स्वरूप होते हैं, कौन कौन से, निकाह, मुताह, फासिद, बालिद। ठीक है, तो इसमें आपके कौन कौन से मुताह, फासिद और बालिद हैं, एक कौन सा नहीं है, एक है आपका निकाह नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए निकाह क्योंकि सबको ऑलमोस्ट पता होता है कि निकाह क्या है, मुस्लिम जो विवाह है उसका एक स्वरूप है। तो ये 4 क्या होते हैं, निकाह, मुताह, फासिद, बालिद, ये है मुस्लिम विवाह के 4 स्वरूप हैं। ठीक है, देखिए निकाह को सही विवाह कहा जाता है, ये स्थायी प्रकृति का होता है। मुताह जो है ये अस्थायी प्रकृति का होता है, जो शियाओं में प्रचलित है। जब कोई मुसलमान 5वीं स्त्री से, किसी मूर्ति पूजक स्त्री से या बिना गवाहों की उपस्थिति के विवाह कर ले तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है, तो ऐसा विवाह फासिद विवाह कहलाता है। वह विवाह जो शरीयत अधिनियम के अनुसार ना किया गया हो बालित या अवैध विवाह कहलाता है। ठीक है, और देखिए जो आपका जिहर है, ये जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है जिहर, ये क्या है, ये मुस्लिम तलाक का एक स्वरूप है। ठीक है, देखिए तलाक में जैसे आपका जिहर होता है, खुला होता है, मुबारत होता है, लियान होता है, ये सब क्या है, इनके तलाक के स्वरूप हैं। आगे देखिए, आगे है सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आपसे पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 22वें संविधान संशोधन द्वारा, 23वें संविधान संशोधन द्वारा या 24वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 21वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, जो आपका 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, देखिए ये तो किसका पूछा है, ये पूछा है सिंधी भाषा का। इसी तरह आपका अन्य भाषाओं का भी पूछा जा सकता है। और देखिए जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, कौन सा, 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 71वें संविधान संशोधन के बाद आपका जो अन्य संविधान संशोधन हुआ था ये कौन सा था, 71वें संविधान संशोधन के बाद आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन हुआ था, कब, 2003 में। और इसके द्वारा जो आपकी भाषाएं जोड़ी गई थी, 92वां संविधान संशोधन
3 के अनुसार, वो थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के अनुसार के आधार पर। 71वें संविधान संशोधन के आधार पर आपकी जोड़ी गई थी 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और जो आपकी सिंधी भाषा है ये जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन, और इसका सन क्या है 1967 में। देखिए जो आपके यहाँ पर सिर्फ पीडीएफ में जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से सुनिए, और जो चीज़ें आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो साथ ही साथ उसके नोट्स बनाते जाइए, आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये। ठीक है, और यही जो आपके जो एक्सप्लेनेशन है, जो आप नोट्स बनाएंगे, यही आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स आपके ज़्यादा बढ़ाएंगे। एग्जाम टाइम में 0.1 मार्क्स भी बहुत होता है, आप 3 से 4 नंबर की अहमियत जानते होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? 1917 में, 1929 में, 1936 में या 1942 में? आपसे पूछ रहा है भारत में क्या बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? तो ये सबसे पहले पारित किया गया था आपका 1929 में। कब? 1929 में। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ये किसके प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार में पारित हो पाया था? तो एक इंसान थे, उनका नाम था हरबिलास शारदा। ठीक है, हरबिलास शारदा के अथक प्रयासों के फलस्वरूप जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी उसने 1929 में जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है इसको पारित किया था। ठीक है, और इसी को क्या है, यही जो आपका एक्ट है, आपने शारदा एक्ट का नाम बहुत सुना होगा। ठीक है, शारदा एक्ट का नाम बहुत सुना होगा, तो जो शारदा एक्ट है ये इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है। यानी कि मुस्लिमों में वो तलाक का वो प्रकार जिसमें महिला और पुरुष यानी कि पति और पत्नी दोनों मतलब आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मुबरअत, खुला, इला या तलाक अहसन। क्या कहते हैं? तो जो इस तरह का तलाक होता है उसको कहते हैं मुबरअत। ठीक है, क्या कहते हैं? मुबरअत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है, क्या मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? अगर आपने आज मॉर्निंग की भी क्लास देखी है तो ये जो आपका टॉपिक है मुस्लिम विवाह तलाक, मतलब जो तलाक वाला टॉपिक था जिसमें हिंदुओं में तलाक, मुस्लिमों में तलाक, ईसाइयों में तलाक पढ़ाया गया था, उसमें आपको आज ही सुबह ये चीज़ पढ़ाई गई है। ठीक है, तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम है ये आपका आया था ऑप्शन नंबर ए 1939 में। कब आया था? ये आपका आया था 1939 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है किस उपागम के अंतर्गत जो श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए है आपका लिंग और विकास, बी है आपका उत्तर आधुनिकतावाद और विकास, सी है महिलाएं और विकास, लास्ट है विकास में महिलाएं। तो इनसे पूछा इनमें से आपका कौन सी चीज है जिसमें जो श्रम का विभाजन है वो लिंग आधारित है? ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, विकास में महिलाएं। ठीक है, विकास में महिलाएं उपागम में जो श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वीकार यानी कि स्वाभाविक माना गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जेंडर विभेद का मुख्य कारण है क्या? पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक विभेद, बच्चे पैदा करना या व्यक्तित्व विशेषता? आपसे पूछ रहा है क्या कि जेंडर विभेद का मुख्य कारण क्या है? तो जेंडर विभेद का आज भी जो मुख्य कारण है वो क्या है? पितृसत्तात्मक समाज है, यानी कि पैट्रियार्कल हिरार्की है। ठीक है, जो हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी है ये आज भी जो लिंग असमानता है यानी कि जो लिंग में विभेदीकरण होता है उसका सबसे प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था। देखिए आपसे फिर से यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम ये बहुत अच्छे से देखिए कि उसमें है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। कभी कभी सिर्फ नहीं या है के चक्कर में आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए तो इसका आंसर क्या है, तो जो आपका लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है, यानी कि कोई 3 है एक नहीं है, जो एक नहीं है आपको वो बतानी है। ठीक है, तो देखिए आर्थिक आधार पर भी जो लिंग असमानता है वो दिखाई जाती है। पारिवारिक व्यवस्था में भी आपने लिंग की जो असमानता है, यानी कि एक को ऊपर रखना, एक को नीचे रखना, एक को ज्यादा समझना, एक को कम समझना, ये देखा होगा। और वैवाहिक व्यवस्था में भी आपने ये चीजें देखी होंगी। लेकिन जो कानूनी व्यवस्था है, ठीक है, इसमें लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं देखी जाती। जो सामान्यता जो कानून है वो किसी भी लिंग के लिए बराबर स्तर पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? ठीक है, आपसे पूछा इन चारों ऑप्शन में कौन है जो किससे संबंधित है? लिंग समानता से संबंधित है। आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, या डी शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। तो कौन सा है इसमें जो लिंग समानता से संबंधित है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक सामान्य पहुंच। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है लिंग समानता से। देखिए आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, इसमें क्या है, इसमें कहीं ना कहीं जो एक जेंडर का जो लैप है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, जेंडर लैक कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो शक्ति तथा अन्य संसाधनों की पहुंच है ये स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर सभी के लिए क्या है? समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है, यानी कि जो आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आया था उनमें किस किस तरह की विवाहों पर क्या की गई थी? पाबंदी लगाई गई थी, प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, सप्रवर विवाह पर, सगोत्र विवाह पर, सपिंड विवाह पर, या उपरोक्त सभी पर। तो देखिए हिंदू विवाह अधिनियम जो आपका 1955 में आया था, इसमें किसकी ना सप्रवर विवाह की मनाही है, ना सगोत्र विवाह की मनाही है। किसकी मनाही है? इसमें मनाही है आपकी सपिंड विवाह की। किसकी? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सपिंड विवाह की। ठीक है, किसके अनुसार? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार। देखिए माता एवं पिता दोनों पक्षों से 3 पीढ़ियों के संपिंडों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है, परंतु किसी समूह की प्रथा या परंपरा द्वारा यह स्वीकृत है तो ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में सामान्य तौर पर इस पर रोक है। ठीक है, सपिंड विवाह पर। लेकिन अगर कोई जाति, जनजाति या कोई ऐसा विशेष समूह है जिनकी जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो ऐसा करने की स्वीकृति देते हैं तो वो विवाह वैध मान लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। कब? 1920 में, 1930 में, 1958 में, या 1956 में? ऐसा कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। कब किया गया था? ये आपका किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर, देखिए ये कानून आया कब था? 1955 में आया था, और ये लागू कब हो गया था? 1956 में ये लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए अभी आपको जब भाषा वाला बताया गया था तो आपको सारी भाषाएं बता दी गई थी कि किस संविधान संशोधन के अनुसार कौन सी भाषा शामिल की गई थी। आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सी शामिल नहीं है। ठीक है, उस क्वेश्चन को पढ़ाते टाइम आपसे कौन सी भाषा नहीं बताई गई थी, वही भाषा इसमें शामिल नहीं होगी। देखिए उड़िया भी बताई गई थी, सिंधी भी बताई गई थी, संस्कृत भी बताई गई थी, और मणिपुरी भी बताई गई थी। लेकिन जो आपका अवधी भाषा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो आपका अवधी भाषा है, कौन सी अवधी भाषा है, ये आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा क्या, कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं? इसमें टोटल है आपकी 22 भाषाएं। ठीक है, मूल रूप से मतलब जो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन
ये जो 22 भाषाएं हैं, जब संविधान बना था, ठीक है, तब मतलब मूल रूप से 22 ही भाषाएं नहीं थी। मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची है इसमें सबसे पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन समय के साथ संशोधन करते करते अब इसमें कितनी भाषाएं हैं, मतलब कुछ को 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, कुछ को आपके 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, कुछ को 92वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जोड़ा गया। इस प्रकार करते करते अब वर्तमान समय में संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में? वर्तमान में है 22 भाषाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। और कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, अवधी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है आपका 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन 2013 में एक अधिनियम बना? ठीक है, किसमें? 2013 में इनमें से कौन सा एक जो मुद्दा है वो अधिनियम का रूप जिसने ले लिया था? दहेज मृत्यु, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग मतलब जैसे कि बहुत बार होता है लोग अपने झूठे सम्मान के लिए, ठीक है, झूठी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए हत्याएं तक करवा देते हैं, ठीक है। और इसमें प्रमुखता है जो लोग इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, उनके जो घर वाले होते हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, वो सामान्यतः ऐसा करते हैं, ठीक है। दहेज मृत्यु, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या घरेलू हिंसा, तो कौन सा है? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जो आपका कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है, यानी कि कोई जगह है जहां पर कोई स्त्री कार्य कर रही है, उससे कोई छेड़छाड़ हुई है, उसके साथ किसी भी तरह का कोई मतलब अनैतिक व्यवहार हुआ है, तो उससे संबंधित जो नियम है वो 2013 में क्या उसने एक अधिनियम यानी कि एक एक्ट का रूप ले लिया था, ठीक है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लिंग संबंधी मुद्दों में से क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ठीक है, इसकी रोकथाम, निषेध और निवारण, यानी कि सिर्फ यौन उत्पीड़न नहीं, यौन उत्पीड़न को कैसे रोका जाए, निषेध क्या है और निवारण क्या है, इसका जो अधिनियम है ये 2013 में बना था। देखिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? जिन भी संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं, कितने से अधिक? 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहां पर ये जो अधिनियम है ये लागू होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो अधिनियम है ये किन संस्थाओं पर लागू होगा? जहां पर 2 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं, जहां पर 8 लोग काम करते हैं। तो याद रखिएगा ये कहां पर लागू होता है? जिन भी संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं, यानी कि 10+ लोग काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए। देखिए, जो हिंदू विवाह है ना, इनमें क्या था? इनमें विवाह का प्रावधान था। जो हिंदू विवाह, इनमें माना जाता है कि जो विवाह है ये जन्म जन्मांतर का साथ है, ठीक है। एक बार विवाह हो गया तो सुख में दुख में किसी भी परिस्थिति में दोनों एक दूसरे का साथ देना है और ये विवाह तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन समय के साथ हर चीजें बदलती हैं, तो मतलब बाद में हिंदुओं में जो तलाक का प्रावधान है ये आया। आपसे पूछ रहा है ये कब आया, ठीक है? 1955 में, 1956 में, 1961 में या 1973 में। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955, ठीक है, इसके अनुसार तलाक के लिए दोनों पक्षकारों की समान रूप से सहमति अनिवार्य है। और धारा 13 में, ठीक है, धारा 13 में बगैर पारस्परिक दोष साबित किए जाने के बावजूद पक्षकारों को परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्रदान करने का हक दे दिया गया था। यानी कि जो आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आया था, कब? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के टेस्ट का, भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य है? क्या पूछ रहा है? किसमें मान्य है पूछ रहा है आपका, हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में या यहूदियों में? भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य है? तो ये आप सभी को पता, किसमें मान्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? किसमें मान्य नहीं है, यानी कि किसी 3 धर्मों में मान्य है, 3 संप्रदायों में मान्य, एक में मान्य नहीं है। तो देखिए, मुसलमानों में मान्य है, आप सभी को पता होगा,
ईसाइयों में भी मान्य है, यहूदियों में भी मान्य है। लेकिन आपको ये अच्छे से पता होगा, आप में से अधिकांश लोग हिंदू ही होंगे, आपको ये पता होगा जो हिंदू विवाह है इसमें सिर्फ एक पत्नी या एक पति का ही प्रावधान है। पत्नी के जीवित रहते हुए, ठीक है, या तलाक दिए बिना दूसरा विवाह क्या है, अमान्य होता है, अवैध होता है। इसी तरह से पति के जीवित रहते हुए या पति को तलाक दिए बिना दूसरे पुरुष से विवाह करना क्या है, अवैध है, ठीक है, लीगल नहीं माना जाता है। तो क्या है, बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं होगा, ये होगा हिंदुओं में, ठीक है, और जो बाकी 3 है इनमें मान्य होगा, ठीक है। किसके अनुसार, और ये किस अधिनियम के अनुसार होगा, ये होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। जो हिंदू हैं इनमें बहुपत्नी विवाह अमान्य व दंडनीय भी है, ठीक है, क्या है, दंडनीय भी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका टेस्ट नंबर 3 था आपका, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 4 को देखेंगे। देखिए, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन, पहले ट्राई करिए कि पहले आप खुद से आंसर देने की कोशिश करें, और जब आपको आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, उसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नोट्स बनाने की जरूरत है तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो एक पहले क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए और खुद से आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं आंसर दे पा रहे हैं तो फिर आगे वीडियो को देखिए, ठीक है। और एक बार वीडियो देखने के बाद इसको क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और कुछ दिनों बाद अपना टेस्ट जरूर लेते रहिए, ठीक है। इससे आपके क्या होगा, हर दिन के साथ आपकी जो तैयारी है ये मजबूत होती जाएगी और एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।